बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है, चुनाव में जुट जाए, पार्टी में आपसी गुटबाजी नहीं चलेगी। कार्यकर्ताओं का एक साथ ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं। तो लोकसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए कोई भी चूक, अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है। तो देखिए, अब अखिलेश यादव भी लगातार मैदान में उतर गए हैं। जहां नैमिषारण्य से तमाम चुनाव प्रचार की शुरुआत की, तो वहीं आप देखिए अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए नजर आए कि चुनाव में अब जो कार्यकर्ता है वो जुट जाए। अगर आपसी कोई मनमुटाव है तो उसको भूल जाए और कार्यकर्ता एक साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें, क्योंकि देखिए एकजुटता में कहीं ना कहीं जो ताकत है वो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। क्योंकि आपसी मनमुटाव के कारण समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान भी हुआ है और कहीं ना कहीं इस मनमुटाव को दूर करने के लिए सलाह दी और लोकसभा चुनाव में कोई चूक ना हो, इसकी भी सलाह दी अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव की कार्यकर्ताओं को नसीहत कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। इस चुनाव में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो चुनाव में जुटे जाए, पार्टी में आपसी जो गुटबाजी है उसको दूर की जाए, कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरे। तो अखिलेश के कार्यकर्ताओं को नसीहत। तो लगातार देखिए चुनाव नजदीक है और इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। अलग अलग रणनीतियां और अलग अलग पद्धतियां अपनाई जा रही हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं बिखराव समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा था और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नसीहत अपने कार्यकर्ताओं को दी है। स्कंदता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्कंदता, देखिए 24 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इसको अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रणनीति से साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव अपनी पार्टी को किस तरह से एकजुट किया जाए, कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि जो मनमुटाव है वो भूल जाइए और लगातार ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करिए और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करिए। जी बिल्कुल, लगातार अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर और जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी है, चर्चाएं कर रहे हैं कि हार की क्या कुछ वजह रही थी, जिस तरीके से लोग बागी हो गए थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का रुख अपना रहे हैं अखिलेश यादव। और खास करके जो उनकी पार्टी में आपसी गुटबाजी चलती रहती है उसको लेकर अखिलेश यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आपसी गुटबाजी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि ईमानदारी से सारे एक साथ आके एक साथ इकट्ठे होकर मेहनत करिए पार्टी के लिए, पार्टी को बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूत किया जा सके उसको लेकर कोशिश करिए और पूरा जो एम है, जो पूरा फोकस है वो लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ है कि किसी भी हाल में कोई चूक ना होने पाए। 24 में हर हाल में सपा जो है हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर टक्कर देना चाहती है क्योंकि विपक्षी पार्टी भी है उत्तर प्रदेश में से। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की कोशिश रहेगी कि साम दाम दंड भेद सब लगा के किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कैसे किया जा सके उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में वो अपने कार्यकर्ताओं को भी यही निर्देश दे रहे हैं, चाहे उनके पार्टी के सभी पदाधिकारी हो वो भी लगातार कार्यालय आ रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकें की है। कभी ठीक है, इसका नेता बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और इस बीच बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पहली बार किसी कंपनी को लिस्टिंग करवा करके और उसको एक शिखर आरोहण दिया है। जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, एक पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ था, तब हमने उस कंपनी की लिस्टिंग करवाई थी। आज पतंजलि फूड्स पूरे विश्व की फूड की, एग्री की और एफएमसीजी की एक सबसे बड़ी कंपनी बनने की ओर अग्रसरित है। विदेशी कंपनियों में खाली यूनिलीवर हमसे आगे बचा है, बाकी सबका हमने बड़े प्यार से शीर्षासन कराया है। बहुतों का तो मोक्ष भी हो चुका है, कुछ की आगे तैयारी है। हम तो सबका कल्याण चाहते हैं और अब नए संकल्पों के साथ
सबको स्वास्थ्य मिले, सबको समृद्धि मिले, सब रोग मुक्त हो, नशा मुक्त हो, सबके जीवन में दुख दारिद्र्य खत्म हो, सब खुशहाल बने। यह राजनीतिक नारा नहीं है, हमने करके दिखाया है। आज पतंजलि से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है। यह स्वावलंबन का, यह आत्मनिर्भरता का, यह किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऐसा एक आंदोलन चल रहा है जिससे करोड़ों लोग आत्मसात हो रहे हैं। और यदि रीच की बात करें तो दुनिया के 200 देशों में लगभग 200 करोड़ लोगों तक हमारी रीच है। हमने यदि केवल भारत की बात करें तो आधे से ज्यादा भारत की आबादी को हमने कस्टमाइज किया है। कस्टमर बेस और रीच की बहुत बात होती है पूरी दुनिया में, और इसमें आईआईटी, आईआईएम, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग हमको ठेंगा दिखाया करते थे। हमको बोलते थे भारत में हिंदी पढ़ने वालों को और गुरुकुल में पढ़ने वालों को तो ये चीजें आती ही नहीं है, लेकिन हमने गुरुकुल में पढ़ करके सनातन संस्कृति के बल पर, सत्य के बल पर, सात्विकता के बल पर जो काम किया है, आज पूरी दुनिया में एक नजीर बना है। आज दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ऑक्सफोर्ड से लेकर के दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, आईआईएम और जो है बाकी जगह, तो जो पतंजलि के बारे में लोगों को ब्रांड स्टोरी बताई जाती है वो तो ठीक है, लेकिन इसके आगे लक्ष्य है हमारा। अभी हम 70 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक पहुंच चुके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचने की हमारी तैयारी है। मासेज तक तो हम पहुंचे ही थे, क्लासेज को भी कैटर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज जो आप दाएं बाएं और देख रहे हो, हमने जो इमेजिंग क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से ऊपर जो प्रीमियम क्लास है, उसको अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स के तौर पर न्यूट्रिला, जो बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है पतंजलि फूड्स का, उसमें सोया बड़ी भी है, उसके अंदर बिस्किट भी हैं, उसके अंदर बहुत सारे सीरियल्स भी आ गए। न्यूट्रिला के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, उसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक पार्ट है उसका, और जो प्रीमियम ऑयल हैं वो उसका दूसरा पार्ट है। इसके बारे में विस्तार से हमारे सीईओ संजीव अस्थाना साहब और आपको विस्तार से बता देंगे। और 3 सेगमेंट में न्यूट्रिला काम कर रहा है। आज जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में एनिमल और केमिकल बेस्ड सिंथेटिक चीजें खा खा करके मैंने बच्चों की किडनियां खराब होती हुई देखे, लोगों को मरता हुआ देखा। इसकी खबर यद्यपि इस रूप में नहीं बन पाती है, क्योंकि वो कंपनियां भी बड़ी शक्तिशाली होते हैं और मीडिया मैनेजमेंट उनका भी बहुत अच्छा होता है, और अपने वो जो नुकसान कर रहे मानवता को, उसको वो कभी भी हाईलाइट नहीं होने देना चाहते। कितने लोगों की किडनियां खराब हुई, कितने लोगों की आंखें खराब हुई, कितने लोगों के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के मौतें हुई हैं। हमने न्यूट्रिला आइसोवेदा, न्यूट्रिला वे प्रोटीन 100% नेचुरल, प्लांट बेस्ड और मिल्क बेस्ड ये प्रोटीन और उनकी एफिकेसी केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से ज्यादा है, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया है। चाहे वो प्रोटीन पाउडर्स है, चाहे वो विटामिन है, चाहे वो ओमेगा है, चाहे अभी हमने टेस्टो बूस्टर, जो टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन्स हैं, उनको प्राकृतिक तरीके से योग के साथ साथ आहार के तौर पर भी उनको किस तरह से उभार करके व्यक्ति के जो है पौरुष को और जगाया जाए, ऐसे ये सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स और उसकी नई रेंज, प्रीमियम रेंज आज हम यहाँ पर पूरे देश के लिए लेकर के आए, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स में करीब करीब 99% MNCs का कब्जा था। वो कब्जा भी, वो अतिक्रमण भी हमें हटाना है। इसके साथ साथ सारे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के चमड़ी को रगड़ के घोट करके तैयार करते थे, उसकी बजाय हमने फ्लैक्स सीड से, सिबकथोन से तैयार किया, और जो है ओमेगा से लेकर के और
वेज कोलेजन बिल्डर, ये भी हमने पूरे देश की सेवा में दिया है। ऑर्थो केयर, डायबिटिक केयर और मास गेनर, ये नए प्रोडक्ट हमने न्यूट्रिला स्पोर्ट्स में दिए हैं। रागी और 7 ग्रेन, पूरे देश में मैदा रहित, ट्रांसफैट और कोलेस्ट्रॉल रहित बिस्किट की शुरुआत पतंजलि ने की। यद्यपि इसमें 3 ब्रांड हमसे काफ़ी आगे हैं अभी, चाहे वो ब्रिटानिया है, आईटीसी है और पार्ले है, लेकिन चौथे नंबर पर पूरे देश में यदि कोई सबसे बड़ा ब्रांड है तो वो पतंजलि ने स्थापित किया। और उसमें यह रागी, जिसमें कि हाई प्रोटीन है, जिसमें आयरन है, जिसमें कैल्शियम है, फाइबर है और बहुत ही डाइजेशन के लिए। नहीं तो बिस्किट खाओ तो पेट खराब हो जाते थे। पहले हमने एक बिस्किट निकाला था, आरोग्य बिस्किट। लोग बिस्किट खा के पेट खराब हो जाता तो आरोग्य बिस्किट खाते थे कि पेट के लिए अच्छा है। लेकिन हमने अब ये सारा का सारा रागी से लेकर के 7 ग्रेन के अंदर, आटे के अंदर पहला देश का ये बिस्किट है। हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे को धार देने में जुटी है कांग्रेस। आरक्षण में 50% की लिमिट को समाप्त करने की मांग। पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में मिले आरक्षण, तो आरक्षण के लाभ के लिए जातीय जनगणना जरूरी। तो कांग्रेस ने जातीय जनगणना के लिए शुरू किया सम्मेलन। जुलाई तक सभी मंडल के बाद जिलों में सम्मेलन होंगे। मथुरा में कल जातीय जनगणना ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन। ओबीसी वोटरों को अपने पाले में जोड़ने के लिए कांग्रेस की ये मंशा है। कांग्रेस का अगला सम्मेलन 18 जून को कानपुर में होगा। तो जातीय जनगणना से जमीन तलाशेगी कांग्रेस और इसी को लेकर देखिए जगह जगह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में कांग्रेस है। तो कांग्रेस का अगला जो सम्मेलन रहने वाला है वो 18 जून को कानपुर में आयोजित किया जाएगा। तो जातीय जनगणना के मुद्दे को धार देने में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी। आरक्षण में 50% की लिमिट को समाप्त करने की मांग। पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। तो आरक्षण के लाभ के लिए जातीय जनगणना जरूरी। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में लगी हुई है ताकि जो ओबीसी वर्ग है, जो समुदाय है, वो अपने पाले में लाया जा सके। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसी कटघरी में लेकर कांग्रेस चलती नजर आ रही है। यानी साफ है कि जातीय जनगणना को लेकर के धार देने में जुटी हुई है कांग्रेस और 50% की जिस तरह जो एक लिमिट है उसको समाप्त करने की मांग कर रही है। यानी साफ है कि जिस तरीके से दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाना चाहती है, पूरी तरीके से जो दलित है उनको ओबीसी आरक्षण वाले लोगों को अपने पार्टी में ला करके उनको जोड़ना चाहती है, उन वोटर्स के आगे जो है इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़ने की कयास शुरू कर दी है। यानी साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की नजदीक आते आते ही अब लगातार जो है आरक्षण की जो मांग थी वो मांग शुरू हो गई है। इससे पहले की अगर बात करें तो और भी पार्टियां थी लगातार आरक्षण की मांग को लेकर के कर रही थी, वही अब जो है लगातार सम्मेलन जा रहे हैं उन दलित वोट बैंकों को अपनी तरफ लाने के लिए। अगर बात करें मथुरा में कल एक सम्मेलन होगा ओबीसी आरक्षण को लेकर के, इसके साथ साथ में 18 तारीख को कानपुर में होने वाला। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इस तरीके से आरक्षण चलाओ अभियान चलाए जाएंगे और इसको लेकर के लगातार सम्मेलन किए जाएंगे। यानी साफ है कि दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए इस बार 2024 की जो रणनीतियां हैं उसमें कांग्रेस काम करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के लगातार सभी समुदाय जो है, ये सभी पार्टियां कह सकते हैं कि वो लगातार जो है इन जातीय समीकरण को लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं और अपने वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसी तर्ज पे कांग्रेस भी जो है वो तेजी ला रही है। यानी कि सम्मेलन के माध्यम से उन आरक्षण वाले वर्गों को जो है अपनी तरफ लाना चाहेंगी और उसके साथ साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो उसी कड़ी को लेकर के आगे बढ़ने का जो विचार है वो कितना कारगर सिद्ध होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार अब जो कांग्रेस जो है ऐसे सम्मेलन कर रही है जो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उन वर्गों को अपने साथ पार्टी में जोड़ने वाले। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो जातीय जनगणना से जमीन तलाशने में कांग्रेस जुटी हुई है और इसी को लेकर जगह जगह सम्मेलन किया जा रहा है।
अब खबर बंदायूं से है, जहां छेड़छाड़ की घटनाओं से परेशान लोग पलायन को मजबूर हैं। एक धर्म विशेष के लड़कों पर आए दिन छेड़छाड़ का आरोप है। हिंदू समाज के लोगों ने घर पर लिखा मकान बिकाऊ है। छेड़छाड़ के डर से पलायन को मजबूर कई परिवार। साहू समाज के लोगों ने एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। स्थानीय पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। आरोपियों पर पहले से छेड़छाड़ का दर्ज है मुकदमा। तो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले ये पूरा मामला। तो देखिए छेड़छाड़ का किस तरह का खौफ और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं। पलायन को मजबूर है ये परिवार। तो वही न्यूज़ वन इंडिया सवाल पूछता है कि पुलिस क्या कर रही, लोग पलायन को है मजबूर। छेड़छाड़ करने वालों में खाकी का नहीं है खौफ। किसने दी एक धर्म विशेष के लड़कों को छेड़छाड़ करने की छूट? तो आरोपियों पर शिकायत दर्ज, अब तक क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई? ये सवाल न्यूज़ वन इंडिया के कि आखिर जिस तरह से पहले से ही मामले छेड़छाड़ के दर्ज है, उसके बावजूद आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से सुध नहीं ली गई। घर के बाहर लिखा हुआ है मकान बिकाऊ है, लेकिन देखिए घर छोड़ना कहीं ना कहीं कितना कठिन होगा। तो छेड़छाड़ से परेशान होकर एक विशेष समुदाय के लोग जो लड़के हैं वो छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तमाम शिकायतें की गई, एसएसपी से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो पलायन को अब ये परिवार मजबूर है। तो कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले का ये पूरा मामला है, जहां अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है। अब खबर सिद्धार्थनगर से, जहां विधायक विनय वर्मा से तीखी बहस। डीएम और अधिकारियों से हुई ये तीखी बहस। कलेक्ट्रेट सभागार में तीखी बहस का वीडियो वायरल। विधायक का चिल्लाकर अपने सवालों का मांग रहे जवाब। अमर्यादित भाषा का विधायक ने किया इस्तेमाल। अधिकारी बैठक का बहिष्कार करने के लिए उठ खड़े हुए। जैसे तैसे मामला शांत हुआ। तो कलेक्ट्रेट सभागार में ये तीखी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक का चिल्लाकर अपने सवालों के जवाब मांग रहे थे। नहीं, मैं बहुत क्लियर कर दूं, किसी तरह का कोई बहस का मामला नहीं है। उनके अपने विधानसभा में कुछ किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, जिनकी जानकारी उनको उपलब्ध करा दी गई। उन्होंने कुछ उसका लिखित मांगा है, वो भी। हमारे संवाददाता सद्दाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सद्दाम, क्या कुछ पूरा मामला रहा? जो वीडियो दिख रहा है वहां पर दिख रहा है कि विधायक किस तरह चिल्ला के अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शोहरतगढ़ से अपना दल इस पार्टी के विधायक विनय वर्मा है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वहां उस वीडियो में जो है विनय वर्मा जिला अधिकारी और साथ में जो और अधिकारी हैं उनसे बहस करते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला ये 14 तारीख का है, जब बाढ़ बचाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में 4 विधायक, सांसद और अधिकारी सारे लोग मौजूद थे। उसी दौरान विधायक जो है वो अपने सवालों का जवाब अधिकारियों से मांग रहे थे। वहीं जब अधिकारियों से जवाब मांगा तो कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं था। उन्हीं सारी बातों को लेकर बहस काफी बढ़ गई। विधायक उत्तेजित होकर जो है अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग कर दिए। अधिकारी जब इस तरह की बातें सुने और देखे तो अधिकारी खड़े हो गए और अधिकारी वहां से जाने लगे। फिर उनको किसी तरह से समझाया बुझाया गया। हालांकि विधायक के तमाम आरोप हैं। विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि जो अधिकारी हैं उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी कोई सुनी नहीं जाती है और साथ ही साथ जो है वो अपने चहेतों को दे दें। तो विधायक रहने का हमारा क्या मतलब है? तो बड़ा सवाल कहीं। ठीक है सद्दाम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो कलेक्ट्रेट सभागार में तीखी बहस का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां विधायक ने चिल्लाकर अपने सवालों का जवाब मांगा। तो अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करने की बात कही जा रही है। सिद्धार्थनगर का ये पूरा मामला, अधिकारी बैठक का बहिष्कार करने के लिए उठ खड़े हुए।
और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थनगर से विधायक विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, बहुत स्वागत न्यूज़1 इंडिया पर। विनय जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप मौजूद हैं और वहां पर आप जो वहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम अधिकारी हैं उनसे चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विधायक की तरफ से इस तरह की, आपकी तरफ से इस तरह की ऊंची आवाज में बात करना आखिर क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे? जी नमस्कार। जी विनय जी। जी, मेरे जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है जी। और क्या कहते हैं, मैं एक साल के अंदर कई लेटर लिख चुका हूँ जिला अधिकारी जी, सिंचाई विभाग को बोल चुका हूँ, PWD विभाग को बोल चुका हूँ जी। सब आजकल कहते हैं, लास्ट टाइम भी 4 लोगों की डेथ हो गई थी मेरे विधानसभा में। जी बड़ी घटना थी पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरी ही 4 लोगों की डेथ हुई थी। जी। और हर कटान पे कोई गिरने वाला है, कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र देव जी और सब ने पेमेंट भी दे दिया है, सरकार पैसा भी देती है। नीचे के अधिकारी, जिला अधिकारी के स्तर पे और उनके स्तर पे हमारे क्षेत्र में दिक्कत आती है। शासन पैसा दे रहा है और नीचे काम नहीं हो रहा है। अब माननीय जिला अधिकारी, मैंने मीटिंग के अंदर मैंने 17 बिंदु रखी थी अपने। मैंने बोला ये आपको 1.5 साल से लेटर लिख रहा हूँ मैं, और 1.5 साल से आप मौके पे वहां पर माननीय विधायक और भी थे 5-6 लोग। हमने बोला सारे लोग मौके पे हैं, जिलाधिकारी जी एक काम करिए, PW सिंचाई पे डाल रहा है, सिंचाई PW पे डाल रहा है और आप किसी से जवाब नहीं हो, आप भी मौके पे, हम लोग क्यों ना चलें साथ में। ये 17 पे क्या काम हुआ 1 साल से, कोई जवाब ही नहीं। आप नहीं तो आप ये बताइए, कल घटना, हम लोग विधायक हैं, सरकार के अंग हैं जी। लेकिन विनय जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, वो नहीं कार्य कर रहे होंगे, लेकिन इसकी एक बकायदा कार्रवाई हो सकती थी। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, क्या यह सही तरीका है एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से बोलना? और देखिए, ये वीडियो तो पूरी जनता देख रही है ना, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे आप तो कार्रवाई कीजिए ना, आपको वो अधिकार दिया है जनता ने। आप ये सुनिए जी, अधिकार सारा अधिकारियों के पास है जी। अधिकार विधायक के पास होता तो क्षेत्र का काम हो रहा होता। आप शिकायत कीजिए विधायक जी, आप शिकायत कर सकते हैं। नहीं मैम, आप जी सुनेंगी। मैंने आपको पहला शब्द क्या बोला, 1 साल से शिकायत कर रहा हूँ, शायद आपने इस चीज को नहीं ध्यान दिया। जी, 1 साल से लेटर दिया है मैंने जी। मैंने आपकी ये बात सुनी है कि आपने बहुत कोशिशें की, 1 साल से आपका गुस्सा होना जाहिर है, लेकिन गुस्सा में भाषा की मर्यादा को भूल जाना, ये कहाँ से सही है? मैम आप मुझे ये बताइए, मैं विधानसभा में, आप मेरा एक के लिए फोन ले लीजिए और क्षेत्र के लोग आपको विधायक को क्या बोलेंगे वो आप सुन लीजिए, और आप एक दिन फोन रख लेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा क्या गुस्सा होता है और क्या विधायक। 5 लाख विधायक, मतलब हम लोग अपने क्षेत्र के बीच में मैं 24 घंटे बने रहता हूँ। मैं हुई रात में सोता भी हूँ और हुई उनके साथ नहाता भी हूँ, खाता भी वहीं पे हूँ। आप पता करवा लीजिए, मैं विधायकी में, मैं अपने क्षेत्र में कितना रहता हूँ। आप के बाद ठीक है हमें जी। अब थोड़ा भाई गुस्सा किसको, मेरे को भी तो क्षेत्र वाले 500 चीज कह देते हैं, आप फोन उठा के देख लीजिए, मैं किसको जवाब दूं, मैं किससे मांगू? एक बार भी इन्होंने लिखित में कोई चीज दिया है? आप अभी भी मैंने ये बोला, आप लोग सारे लोग चलिए मौके पे, तो सब है, क्यों नहीं चले वहां से? भाई जिलाधिकारी सही होते क्या? विनय जी, ठीक है, आपका गुस्सा होना जाहिर है, लेकिन गुस्सा में मैं अभी भी यही कहूंगी कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत है कि आप जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना सही नहीं है कहीं से भी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़1 इंडिया के साथ।